हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। हम लोग का आज का क्लास है संख्या पद्धति, मतलब इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो ये पहला चैप्टर है बच्चों। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है बच्चों संख्या पद्धति। संख्या पद्धति देखना बच्चों, संख्या पद्धति तो इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। कभी भी जो कोई भी एग्जाम देते हो आप लोग तो ये नंबर सिस्टम आता है। ये नंबर सिस्टम कुछ और नहीं है बच्चों, ये बस संख्याओं का ये जादू है, संख्या का ये खेल है बस। जितने भी संख्याएं हैं उसी को इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। मतलब किस प्रकार की संख्याएं को क्या कहेंगे, कौन सी संख्याएं कहाँ होंगी, कौन सी नहीं होंगी, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबर लाइन से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये बच्चों एक ये रेखा है बच्चों, ये नंबर लाइन अभी नहीं है। जब इस पर संख्या हम रख देंगे तो ये संख्या नंबर लाइन हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ 0 रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 इधर माइनस की तरफ चला जाएगा। इधर थोड़ा हम कम कर दिए, चलिए इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ -3 हो जाएगा। तो ये बच्चों ये नंबर लाइन है, संख्या रेखा है। इसी पर से हमको पढ़ना है कि इन नंबर लाइन पर कितनी प्रकार की संख्याएं हैं और कौन कौन से हैं। तो वैसे बच्चों आप लोगों को पता है कि जो संख्याएं होती है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 2 भागों में। एक पहला होता है बच्चों वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में ना हमें सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। ये जो काल्पनिक संख्याएं हैं, ये जो दूसरा प्रकार है, ये जो है कि हमें उच्च कक्षा में पढ़ना है। अर्थात जब 11th में आप जाओगे ना तो सम्मिश्र संख्या नामक एक चैप्टर आएगा, उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो काल्पनिक संख्या बच्चों घबराओ मत, क्या है ये? आई, जैसे आयोटा से दिखाते हैं, मतलब जिसमें आई होता है वो काल्पनिक संख्या होती है। जब उच्च क्लास में आप जाओगे तो वहां पे पढ़िएगा। पहले हम इस वास्तविक संख्या की बात करें। जैसे कहने का मतलब जो नंबर्स है वो 2 भाई हैं, जैसे एक वास्तविक है, एक काल्पनिक है। हाँ, इस काल्पनिक का तो फैमिली बड़ा नहीं है, लेकिन ये वास्तविक संख्या का फैमिली बहुत बड़ा है। देखना, वास्तविक संख्याओं को 2 भाग में बांट दिया गया है। पहला जो भाग है वो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और जो दूसरा है वो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। किसमें? तो एक है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। तो अगर कोई पूछे कि वास्तविक संख्या क्या है तो आप यहाँ से बता नहीं सकते हो, कह दोगे वे परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए तो इस प्रकार बने संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या 2 भाग में है, एक परिमेय में एक अपरिमेय में। तो परिमेय और अपरिमेय को मिला दो, इससे जो एक बड़ा सा संग्रह बनेगा वो वास्तविक संख्या का रहेगा। यानी परिमेय का कोई भी आप संख्या, कोई भी नंबर लिखते हो, रेशनल नंबर का कोई भी नंबर लिखते हो तो वो वास्तविक संख्या है। इरेशनल का लिखते हो वो भी वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्या जो है ना, इस परिमेय और अपरिमेय का, इसे फादर बोल सकते हो। तो इन सारे संख्या, इसी के खानदान को हमें पढ़ना है। परिमेय का खानदान तो बच्चों बहुत बड़ा है, लंबा है, लेकिन अपरिमेय का छोटा है। तो चलिए सबसे पहले हम परिमेय संख्या को पढ़ते हैं। ये परिमेय संख्या क्या होती है? तो देखो हम लोग पहला से ही स्टार्ट कर देंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। पहले हम परिमेय संख्या समझ लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो देखिए, ये परिमेय संख्या अर्थात बच्चों रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या का जो पिछली कक्षाओं में आप डेफिनेशन पढ़े होंगे
तो यहाँ में डेफिनेशन से मतलब नहीं है, इसके टाइप्स वगैरह जान जाना है बस, उसके बाद से क्वेश्चन पे चलना है। जैसे पढ़े थे कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो। ये पिछली कक्षाओं में डेफिनेशन पढ़े थे। तो डेफिनेशन को छोड़ो, यहाँ देखो, जैसे ऐसी संख्या है जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके। देखो बाबू, p/q के रूप में हो चाहे ना, उससे मतलब नहीं है, जिसको भी व्यक्त आप कर सकते हो वो जो है कि परिमेय संख्या होता है। कई बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, जो बटा में होता है ना उसी को परिमेय संख्या मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इस परिभाषा में तो यही कह रहा है ना, जो p/q के रूप में व्यक्त कर सको, अरे जिसको बटा में तुम बना सकते हो वो परिमेय संख्या है। जैसे देखिए यहाँ एक कंडीशन भी दे रखा है, q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए दे रखा है ना, अगर हम q अगर 0 हो जाए तो बच्चों जब भाग दोगे ना तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कंडीशन दे रखा है q नॉट इक्वल टू 0। अब आगे देखें, यहाँ पर इसके एग्जांपल्स की बात करें बाबू, एग्जांपल्स की, चलिए यहाँ थोड़ा लिखते हैं एग्जांपल। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे मान लीजिए 4 हमने लिखा, ऐसे ही लिखा, तो 4 भी तो एक परिमेय संख्या है बच्चों, क्योंकि 4 के नीचे तो बटा 1 लिख सकते हैं ना, वही तो कह रहा था जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो बिल्कुल ही हम इसे व्यक्त कर सकते हैं, तो 4 एक परिमेय संख्या हो गया। ऐसे 2 लिख लीजिए, 2 भी एक परिमेय संख्या हो गया। इसमें -3 लिख देते हैं, तो ये भी एक बच्चों परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए और -2/3 ये भी एक परिमेय संख्या है। अब प्रश्न आता है क्या पाई एक परिमेय संख्या है? तो नहीं बच्चों, वो पाई जो है कि एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन जो उसका मान होता है ना 22/7, ये एक परिमेय संख्या है। क्या डेसिमल भी परिमेय संख्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या अगर 0.2 को आपको फ्रैक्शन में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो, तो क्या इसे मतलब p/q के रूप में नहीं बदल सकते? देखिए यहाँ पे अगर 0.2 है तो इसमें अगर हम इसको जब बदलते हैं तो ये 2/10 लिख देते हैं। वैसे इसको हम आगे पढ़ेंगे एक बार, तो अभी इसको बदल सकते हैं कि नहीं, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे लिखा 0.234, अब कोई पूछेगा क्या ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल ही परिमेय संख्या है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आखिरी वाला। जैसे मान लीजिए √4 लिख दिए, तो कई बच्चों के मन में आ जाता है कि जिसके ऊपर रूट लगा होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ऐसा नहीं है। देखिए इस 4 के ऊपर भले ही स्क्वायर रूट लगा है, लेकिन जब इसका वर्गमूल निकालोगे ना तो इसका 2 आ जाएगा। तो 2 तो एक परिमेय संख्या है ना, तो इसके वजह से ऐसे निष्कर्ष आप लोग निकाल सकते हो कि जिन संख्याओं का वर्गमूल हो सकता है, मतलब वर्गमूल निकल सकता है पूर्ण रूप से, वो जो है कि एक परिमेय संख्या होगी। जिनका नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √2 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा, उसी रूप में रहेगा, इसमें वो एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। अब आगे बात कर रहे हो बाबू, तो इसी के साथ अपरिमेय संख्या की भी बात कर लेते हैं। चलो छोड़ो, आगे हम लोग बात करेंगे। इसके फैमिली की बात करते हैं। अभी बता रहे थे ना इसकी फैमिली बहुत लंबी है। जैसे इसमें नंबर सिस्टम को आप देख रहे हो, इसमें यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6। तो जैसे कि आपको एक चीज पता है, अगर मान लीजिए आप लोगों को हम कहें कि इस कक्षा में कितनी संख्याएं हैं, तो आप काउंट करना स्टार्ट करोगे। तो कैसे स्टार्ट करोगे बाबू? जाहिर सी बात है कि आप 1 से स्टार्ट करोगे। जैसे कहोगे 1 2 3 4 5, ये तब तक गिनते जाओगे ना जब तक उस कक्षा में संख्याएं रहेंगी, और जब तक संख्या समाप्त ना हो जाए। यानी आपने जब स्टार्ट किया तो 1 से ही तो स्टार्ट किया। चाहे जब छोटे बच्चे जो होते हैं जब गिनती पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं 1 2 3 4, कभी आपने सुना कि बोले 0 1? कभी नहीं बोलते वो। यानी जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जा रही है उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं बच्चों। यानी प्राकृतिक संख्या कुछ और नहीं है बाबू, जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, दूसरा नंबर ही हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक, ये तो पहला होगा ना, प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, चलिए क्या हमने पढ़ा?
जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखो बच्चों, नेचुरल का पहला लेटर एन, इसलिए इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, ये सारे के सारे जो संख्याएं होंगी वो नेचुरल नंबर हो जाएंगी। ऐसे आप इसको डिफाइन जब करना चाहते हो तो कह दोगे कि वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। चाहे इससे भी आसान डेफिनेशन है, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बाबू होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर, इसको बच्चों जो होल का पहला लेटर है ना डब्ल्यू, इससे डिनोट करते हैं। देखिए ना, ये होल का मतलब ही है, होल मतलब पूरा, पूर्ण कह रहा है ना। ये बच्चों ना ये 1 2 3 जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो ये बिल्कुल अधूरा है। किसके बगैर? तो जीरो के बगैर अधूरा है, ठीक है ना। तो हर कोई जो है कि अधूरा होता है, कोई ना कोई एक होता है जिसके आने से वो पूरा होता है। तो ये जीरो के आने से पूरा हो रहा है। तो इसमें अगर जीरो को शामिल कर लिया, इसी प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए तो इससे बना जो संग्रह होगा ना बच्चों, यही जो है कि पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब डेफिनेशन तो आसान है इसका देना, ऐसे ही कह दोगे, इसी को देख करके कहोगे वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। नहीं तो आप और अच्छे से करना चाहते हो तो कह देना यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो इस प्रकार बने संग्रह को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों चीजें याद हो गई होगी। अब तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं इंटीजर की, अर्थात पूर्णांक की। पूर्णांक, इंटीजर। ये इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? तो पूर्णांक का मतलब आप लोग ना संख्या रेखों को पहले देखिए। यहां देख रहे हैं 0 1 2 3 4 का तो बातें हमने किया, लेकिन ये माइनस वाले की बात अभी तक नहीं हुआ है। तो इसमें होगा माइनस वाले की बात। इसका मतलब थोड़ा सा तो हमारा संकेत समझ गए होंगे। कहने का अर्थ है कि ऐसी संख्याएं जिनमें ऐसे बोल सकते हैं, पूर्ण संख्याओं में यदि प्राकृतिक संख्याओं के नेगेटिव को शामिल कर दिया जाए तो इस प्रकार बने संग्रह को हम जो है कि पूर्णांक कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। कैसे? जैसे कहने का मतलब इंटीजर के बाद तो बच्चों ना जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जेड जो कि जेहलिन शब्द से लिया गया है, इसलिए जेड से प्रदर्शित करते हैं। ग्रीक शब्द है, यानी जेड या आई से आप डिनोट करोगे इसको। इसका जो संग्रह वो देखते हैं, इसमें माइनस वाले भी आएंगे, जैसे -3 -2 -1 0 0 भी इसमें रहेगा, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। यानी यहाँ पे देख रहे बाबू, जो संख्या रेखा पर जितने अभी तक आपको दिख रहा है, जो दिखते हैं वो सारी संख्या इसमें आ चुकी है। मतलब जो जिसे हम पूर्णांक का नाम दे रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो संख्या रेखा पर हम चल रहे हैं, अब जो भी मिल रहा है उसे उठाते जा रहे हैं, अब पहचानते जा रहे हैं कौन क्या है, किसके घर का है। ये हमेशा इसमें देखिए, इधर यहाँ से 1 से स्टार्ट किए तो पता चला कि आप 1 से स्टार्ट किए हो तो प्राकृतिक संख्या है। 0 को जब शामिल कर लिया गया तो पता चला कि तो पूर्ण संख्याओं का संग्रह है। अब देखा गया, अब इधर वालों को भी शामिल कर लिया गया तो पता चला कि अरे तो पूर्णांक है। अब आगे बढ़े बच्चों, तो पूर्णांक के बाद इसी में ना 2 टाइप्स आते हैं, जैसे धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। तो आपको भी पता है धन पूर्णांक क्या है, जिसमें धन हो, जिस पॉजिटिव हो, तो धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को i प्लस से डिनोट करते हैं। इसका संग्रह जो होगा ना बच्चों, बस प्लस वाला, प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है ना, प्राकृतिक संख्याओं का, वही जो है कि धन पूर्णांक होगा। हाँ, 0 बच्चों ना तो धन होता है ना तो ऋण होता है। उसके बाद आता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक i नेगेटिव से डिनोट करते हैं। इसमें माइनस वाले आ जाएंगे, -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट। तो ये रहा पूर्णांक।
अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों ना प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के लिए हम इसको इरेज करते हैं। अभाज्य संख्या देखते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर। देखिए ये इन संख्याओं को ना किसी से मतलब नहीं है। जैसे देखिए, वैसे आप लोगों की इसकी डेफिनेशन तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को पता है। मतलब ऐसी संख्या है जो 1 से और स्वयं को छोड़ के किसी से डिवाइड ना होना, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या आपने जाना, जो 1 से और स्वयं से न डिवाइड को छोड़ करके किसी से डिवाइड ना हो, उसे हम जो है कि अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, अगर 2 है तो बच्चों 2 को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, नहीं तो स्वयं 2 डिवाइड कर सकता है। क्या इसके अलावा कोई संख्या इसे डिवाइड कर सकती है? तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। तो ये 2 जो है कि एक अभाज्य संख्या होगा। 3 की बात करें तो 3 को भी कोई डिवाइड नहीं कर सकता। 4 की बात करें तो 2 डिवाइड कर देता है ना, 4 जो है स्वयं हो गया, 1 से डिवाइड भी होता है, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 4 नहीं आएगा बच्चों, 5 आएगा। इस प्रकार से 7 हो जाएगा और 9 नहीं होगा बच्चों, 11, 13, ऐसे 17, बहुत सारे जो है कि होंगी। यहाँ पे एक से 2 पर बात करें। जैसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप इस 2 को बताओगे, क्योंकि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 ही है। ठीक है। अगर कोई पूछता है ना सम अभाज्य संख्या क्या है, तो देखो बच्चों, बस एकलौता 2 ही ऐसा नंबर है ना जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो बस 2 ही एक ऐसा है जो सम भी है और अभाज्य है, इसलिए इसे सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ, कंपटीशन के एग्जामों में एक प्रश्न आता है कि 1 से लेके 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो उस समय आपके पास ना वक्त नहीं होता कि आप काउंट करें कि कितनी अभाज्य। मान लीजिए काउंट ही करना होगा तो पहले लिखेंगे, फिर उसको काउंट करेंगे कितने हो रहे हैं, उसमें डर रहेगा कहीं एक छूट तो नहीं गया है, इसमें वक्त जो है कि बहुत लगेगा। तो आपको यहाँ बता दें हम 1 से 50 तक, 1 से 50 तक जो है कि 15 अभाज्य संख्याएं होती है, 15 अभाज्य संख्याएं होती है। उसी प्रश्न में जोड़ दे 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो बच्चों आपको जवाब देना है 10 अभाज्य संख्याएं होती है। अब कौन कौन होती है ना बच्चों, आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए, आप लिखने का प्रयास कीजिए अभाज्य संख्याओं को। उसके बाद से कोई अब दोनों को मिला ले, अगर 1 से 100 तक, 15, 10, 25 हो जाएगा। 1 से 100 के बीच जो है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये जानकारी की दृष्टि से मतलब नॉलेजेबल है, आपको याद रखनी चाहिए ये सारी चीजें जो भी आती हैं सब। अब ये तो देखिए अभाज्य तो हो गया, अ माने जो विभाजित ना हो, अभाज्य माने जो विभाजित हो, जिसको कंपोजिट नंबर बोलते हो। जैसे अगर भाज्य संख्या लिखे हम, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। देखिए ऐसी संख्याएं जो मतलब अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जो भी संख्या है ना बच्चों, वो भाज्य संख्या हो जाती है। जो एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्याएं होंगी। अब कौन कौन होंगी तो आप देख सकते हो, 1 तो होगा नहीं, 2 तो नहीं होगा ना, 3 भी नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 8 भी हो जाएगा बच्चों, 8 छोड़ दिया हम, 10 हो जाएगा। देखो हम छोड़ दे लेकिन आप लोग ना छोड़े। या देखिए 4, अगर पूछे कोई कि सबसे छोटी भाज्य संख्या का, सबसे ज्यादा गलती ना यहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं। सब लोग 2 बता देते हैं गलती से। सबसे छोटी जो भाज्य संख्याएं होती है वो 4 होती है बच्चों। इस 4 से ही तो स्टार्ट हो रहा है, आप याद रहेगा आप लोगों को। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी।
अब इसके बाद से जो छोटी छोटी जानकारियां है, जैसे कहने का मतलब होता है को प्राइम नंबर, तो शॉर्टकट में हम आपको बता देते हैं ये को प्राइम नंबर क्या होता है, अर्थात सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिसको को प्राइम बोलते हैं बाबू, को प्राइम नंबर। को प्राइम ध्यान समझना, सह अभाज्य संख्याओं की आवश्यकता वो जब क्लास 10th में जाएंगे ना, पहला चैप्टर जो √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ जब मांगेगा तो वहां जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम समझते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो सह अभाज्य बच्चों, जैसे मान लीजिए 1 और हम 2 लिखते हैं, सपोज दैट ऐसे हमने लिखा, एक जोड़ा बनाया 1 और 2। अच्छा, एक आप लोगों से पूछे, क्या 1 और 2 का ऐसा कोई संख्या है बच्चों जो 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर दे? तो पक्का आप लोगों का जवाब होगा कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 1 और 2 को डिवाइड कर दे। तो बच्चों ये 1 2 जो है कि एक सह अभाज्य संख्या क्यों है, अभी आपको थोड़ा सा पता चला कि ऐसा जोड़ा जिनको कोई संख्या डिवाइड न कर पाए। जैसे मान लीजिए हम अगर यहाँ पे लिखे 4 और 6, क्या ये सह अभाज्य है या नहीं है? तो यहाँ देखो बच्चों, 4 को भी 2 डिवाइड कर सकता है, 6 को भी 2 डिवाइड कर सकता है, तो कोई है ना जो इसको डिवाइड कर सके, इसलिए ये जो है कि सह अभाज्य नहीं होगा बच्चों। लेकिन जैसे ही अगर हम 5 लिख दे, 4 और 5, तो ये सह अभाज्य हो जाए, क्योंकि 4 और 5 को ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो इसको डिवाइड कर दे 1 को छोड़ करके। याद रहेगा, नहीं तो एक ट्रिक जान जाओ आप लोग, जिन दो संख्याओं की बातें कर रहे हैं हम लोग, उन दोनों संख्याओं का आप मौसा निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, उसका अगर मौसा 1 आ जाता है ना तो वो सह अभाज्य है, वरना सह अभाज्य नहीं है। यानी जितने भी सह अभाज्य संख्याएं होती है उनका मौसा ओनली 1 ही होता है। यह देखते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे 2 3, यहाँ पे जैसे 7 9, इससे भी कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा। इस तरीके से अनेक संख्याएं आप ले सकते हो। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर पर। मेहनत आप लोग करते रहिए, क्योंकि मेहनत से ही कुछ हासिल किया जा सकता है। जो लोग भी हासिल की वैसे ही हासिल नहीं कर पाए हैं, बहुत उन्होंने मेहनत किया है। जिस समय आप जो है कि सो रहे होते हैं ना, तो कुछ बच्चे उस समय उठ के पढ़ रहे होते हैं, तो वही बच्चे जो है कि काबिल बनते हैं जो उठ के पढ़ रहे हैं। वो जो है क्या करते हैं, आपको जो है कि पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। जैसे बात करें ना बच्चों टॉपर, जैसे कल लोग कहते हैं कि इसने अरे तो टॉप कर दिया, ऐसे टॉप थोड़े ना किया है। देख रहे बच्चों, जितना हम लोग पढ़ाते हैं ना उसके थ्रू कोई जो है कि टॉप नहीं करता है, टॉप अपने बल पे करता है। हाँ, एक माध्यम जरूर होता है कि मार्गदर्शन जरूर होता है। देखो बच्चा वो टॉप करता है ना जो खुद का मेहनत करता है, सेल्फ स्टडी करता है। तो इस पढ़ाई के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। अगर आप टॉप करना चाहते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप जो भी पढ़े उसे अच्छे से पढ़े और कोई भी कंफ्यूजन ना रखे। पहली बात, क्या है, क्यों है, कैसे है, इस सारी चीजों के बारे में इस तरीके की जानकारी होनी चाहिए। और जो पढ़ रहे हैं, कौन से पार्ट से एग्जाम में आ रहा है, कौन सा पार्ट जो है कि हमारे लिए है, कौन सा पार्ट हमारे लिए नहीं है, इन सारी बातों पे आपको ध्यान रखनी और तैयारी करनी है। और ऐसे विवेकानंद जी भी कहते हैं कि काम को करते समय उसमें डूब जाओ और अपनी पूरी आत्मा को झोंक दो और सब कुछ भूल जाओ। तो बात करें आगे के टॉपिक पे, तो बच्चों ऐसे सम संख्या है, विषम संख्या है, आपको पहले से पता है। सम संख्या है जो 2 से डिवाइड कर, ऐसी संख्या है जो 2 विभाजित कर देता हो, तो सम संख्याएं होंगी। जैसे 2 4 6 8, ये तो बचपन की चीज है। जैसे विषम संख्याओं की बात करें तो वे संख्याएं जिसको 2 3 4 2 से विभाजित न होती हैं उसे हम विषम संख्या कर देंगे। जैसे 3 5 7 9, ये सब विषम संख्याएं होती है। तो इसको हम छोड़ के आगे बढ़े बच्चों। संख्याएं तो बहुत है, जैसे बहुत से एक बातें याद आई। अगर हम आपसे पूछें कि इस 1 और 2 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आपको जवाब क्या होगा? तो कुछ बच्चे जो है ना कि अभी कल का ही क्लास लिए थे, तो उसमें एक बच्चे से पूछे, बच्चे बताओ 1 और 2 के बीच कितनी संख्या है? तो फटाक से खड़ा हुआ कहा 10 होती है।
अच्छा ठीक है 10 होती है, मान लेते हैं उसकी बात है बच्चों। अगर मान लीजिए यहाँ पे वो उसके कहने का अर्थ है कि 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरीके से 10 होती है। ठीक है, मान लिए कि 10 होती है। अगर फिर उसी बच्चे से पूछा जाए कि ये 1.1 और 1.2 के बीच कितनी संख्याएं होती है, तो फिर 10। तो बच्चों इन संख्याओं के मध्य में आप अगर संख्या निकालने के लिए बैठ जाओ ना तो आपकी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन इसके बीच की संख्या कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो क्या अभी भी नहीं समझे? प्रत्येक संख्या के मध्य में चाहे बीच में अपरिमित संख्याएं होती है, अर्थात अनंत संख्याएं होती है जिसको हम नहीं गिन सकते, बाबू कोई भी नहीं गिन सकता। तो इसका मतलब प्रत्येक संख्या के मध्य में जो है कि अपरिमित संख्याएं होती है, ये आपको नोट कर लेना है दिमाग में। हाँ, कैसे निकलेगी तो आप निकाल सकते हो। जैसे इसी के बीच में मान लो निकालनी थी 1.1 और 1.2 के बीच में संख्या बताइए। तो एक बात बताओ 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, जैसे 1.12, 1.13, क्या ये 1.2 से ही तो छोटा है ना, और 1.1 से बड़ा भी है, तो बीच में ही तो है। तो इस तरीके से आप असंख्य बना सकते हो। तो चलिए ये भी जानकारी हम लोग की पूरी हो गई। अब जो वास्तविक संख्या का जो परिमेय संख्या का जो एक भाई था जिसका नाम हम लोग क्या रखे थे बच्चों, बताओ कमेंट में आप लोग बताया कीजिए। उसका नाम रखे थे अपरिमेय संख्या। परिमेय का दूसरा भाई अपरिमेय संख्या। तो उसकी बातें किया जाए तो उसके लिए थोड़ा जगह दिया जाए, तभी तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक काम करो ना, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तुम लोग जब भी हम साइड होते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया करो। यहाँ पे देखिए, इस पूरा इरेज कर देते हैं। थोड़ा ठंडी का भी मौसम है इस समय, तो आप लोग ठंडी से बच के रहिए। उतनी ठंडी नहीं है जितना आप लोग के अंदर आग है। तो पढ़ने की जब आग होगी ना आपके अंदर, तो ये ठंडी कुछ नहीं करेगा आपको, ये ठंडी खुद आपसे भागे रहेगा। कई वो बच्चे होते हैं सुबह में ठंडा लग रहा है आज नहीं पढ़ने जाएंगे। अरे आज नहीं जाओगे, आज का तुमने लेक्चर खो दिया, मतलब जिंदगी का एक जो है कि वो पल खो दिया जिसकी जरूरत है तुम्हें। तो बच्चों ऐसा आप लोगों को पल नहीं खोना है, और आपको हमेशा जो है कि अपने अंदर जो है कि शिक्षा वाली जो आग है, सफलता की आग है, वो हमेशा बनाई रखनी है। ये बुझ गया बच्चों तो आप भी बुझ जाओगे। हमेशा हम कहते हैं ना कि जिंदगी एक खेल है, अगर ठीक से नहीं खेले तो हार जाओगे। तो हारने वाले को कहाँ कोई पूछता है, यह देखना है। देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं अर्थात इरेशनल नंबर। देखिए अपरिमेय संख्या है बच्चों, बिल्कुल उसी के उल्टा तो होगा ना परिमेय का उल्टा। परिमेय कहता था कि p/q के रूप में जो होगा उसे हम परिमेय कहेंगे। अपरिमेय कहेगा ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में व्यक्त ही ना की जा सके, उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए मान लीजिए हम √2 की बात करते हैं, ये एक अपरिमेय संख्या, इस सबके जुबान पर होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या √2, √3, √4 ही केवल अपरिमेय संख्या होती है? नहीं बच्चों, बहुत सारी अभी ऐसी संख्याएं जो अपरिमेय होती है। अब कहाँ होती है? जैसे कई मन में क्या ये संख्या रेखा पर होती है? तो बच्चों बिल्कुल संख्या रेखा पर होती है। आज के क्लास में ही हम आपको जो है कि ड्रा करके दिखाएंगे कि ये संख्या रेखा देखिए आप, ये जो है कि संख्या रेखा पर √2 है। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक, अंत तक जरूर देखना चाहिए। यह देखते हैं ये जो √2 है बच्चों, ये अपरिमेय संख्या इसलिए है ना क्योंकि 1 का अगर आप टेबल पढ़ोगे तो कभी √2 नहीं आएगा, यानी 1 इसको डिवाइड कर ही नहीं सकता। आप किसी अन्य नंबर से भाग नहीं देंगे क्योंकि वो दूसरी संख्या में परिवर्तित हो जाएगा ना। तो इसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम लोग, जैसे √3 हो जाए। हर वो नंबर रूट में होगा तो अपरिमेय नहीं होगा बच्चों। जैसे अगर 9 को मान लो गलती से जल्दी में लिख दिया जाए तो ये अपरिमेय में नहीं आएगा, परिमेय में आएगा क्योंकि इसका वर्गमूल हो सकता है। अब जैसे पाई की बात करें बच्चों, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, एक ग्रीक वर्ड है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये पाई की परिभाषा बहुत, जैसे
अभी अभी हाल ही में आपको एक घटना बता रहा है, जैसे हमारा जो बीएड का जो एग्जामिनर्स आए थे जो परीक्षा के लिए, जो टीचिंग होता है ना उसमें, तो उसमें खड़ा कराया और वृत्त पढ़ा रहे थे। उसमें पूछा, अच्छा बेटा बताओ जो है कि पाई क्या होता है। तो वैसे तो हम अभी कक्षा 8 को जो है कि पढ़ा के गए थे, तो हमको पता था कि पाई कुछ और नहीं है, पाई एक ग्रीक वर्ड है जो किसी वृत्त के परिधि तथा उसी वृत्त के व्यास का अनुपात होता है। तो बच्चों आप लोग भी जान जाओ कि पाई कुछ और नहीं बच्चों, एक ग्रीक वर्ड है जो किसी वृत्त के परिधि अर्थात सर्कमफ्रेंस तथा उसी के व्यास के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को। तो ये पाई हो गया। उसके बाद से मान लीजिए 0 पॉइंट कैसे आ जाए, 0.01010101 ये कभी खत्म ही ना हो। अच्छा बताओ बाबू, जब ये कभी खत्म ही नहीं होगा तो आप कैसे इसको पी बाई क्यू के रूप में डिनोट करोगे, मतलब प्रदर्शित करोगे? नहीं कर पाओगे ना, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। लेकिन अभी हम आगे ही पढ़ेंगे, इन संख्याओं को भी हम बदल सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में, वो अलग बात है, बदलेंगे आप लोग। तो चलिए अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, तो उसको हम बदल देंगे। तो ये रहा बच्चों अपरिमेय संख्या। हम कहे थे ना अपरिमेय का परिवार बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ छोटा लग रहा है, आगे की कक्षाओं में जाओगे तो यही बड़ा हो जाएगा। तो आगे हम लोग इससे रिलेटेड जो है ना इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करते हैं। जैसे इसी में आपसे पूछा जाएगा कौन सा जो है कि दशमलव प्रसार शांत है, कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है। तो कुछ क्वेश्चन जब करेंगे तब जाके कंफर्म होगा। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग एनसीईआरटी की जो पहले एग्जाम्पल्स है ना उसको हम लोग यहाँ नोट कर लिए हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसका तो जवाब आप लोग खुद ही दोगे अगर ये पीछे से अगर अच्छे से देखे हो तो। कारण नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखना बच्चों, ये जो 3 प्रश्न आपके सामने है, ये 3 प्रश्न नहीं है जो अभी आपने पढ़ा ना, वो कितना पढ़े उसका जजमेंट है। समझिए कि परीक्षा है आपका। इस तीनों प्रश्न का अगर आप जवाब देते हैं तो पीछे हम जितनी भी चीजें पढ़ाए हैं ना, इसका मतलब आपको समझ में आया है। अगर नहीं बताते इसका मतलब समझ में आपको नहीं आया, आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए देखिए, तो कभी भी ना बाबू परीक्षा हो रहा हो ना तो भागना नहीं चाहिए। जैसे कई बच्चे जो है कि जिस दिन परीक्षा होता है उस दिन पता चला कि क्लासेस साफ होता है, ऐसा काम नहीं करना। परीक्षा ही जो है कि आपके गलत और सही का मार्गदर्शन करती है। परीक्षा जरूरी है, जब तक परेशानियां नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगा, तब तक आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे। क्या देखो, सत्य है या असत्य? तो देखिए, कर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्ण सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हम देखते हैं क्या मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे है बच्चों की प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए प्राकृतिक संख्या भी कहेंगे तो वही चीजें हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है अर्थात प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, अब ये प्रश्न है, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ये सत्य है या असत्य है? हम तो बताएंगे। देखिए, कर प्रत्येक पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या का मतलब जो 0 1 2 3 ऐसे, ये पूर्ण संख्या हो गया। अगर एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या माने 1 2 3 4। तो इसमें एक चीज देख रहे हो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो आपका तो जवाब नहीं आ गया होगा। वैसे हम आपको एक तर्क देते हैं। अच्छा मान लो हम पूछे, कहे कि दिल्ली में भारत है, क्या कौन मानने को तैयार होगा? बच्चों भारत में ना दिल्ली है, दिल्ली में भारत कैसे होगा? तो इस तर्क को आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब इस पूर्ण संख्या में ये प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन ये पूरा जो है कि प्रत्येक ये जो पूर्ण संख्या है वो प्रत्येक कह रहा है ना, प्रत्येक पूर्ण संख्या इसमें कहाँ हो सकती है? अब 0 की ही बात करें तो 0 एक पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या में बिल्कुल ही नहीं है। तो ये कथन असत्य कह दिया है। तो हो गया हम लोग का ये असत्य कथन। दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। कर प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। वो पूर्णांक क्या है पहले जानोगे तब ना। पूर्णांक जो जेड से लिखे थे, अरे माइनस मान लीजिए 3 डॉट डॉट याद कर देते हैं।
डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, यही तो है पूर्णांक। तो प्रत्येक पूर्णांक के अगर नीचे बटा 1 लिख दिया जाए तो क्या ये जो है कि परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा? तो निष्कर्ष तो निकल रहा है यहाँ से कि प्रत्येक पूर्णांक जो है कि एक परिमेय संख्या होगी, यानी प्रत्येक पूर्णांक को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि 0 में भी तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए जो है कि ये सत्य कथन हो जाएगा। तो सत्य कथन आप लोग जरूर याद रखिए, भले असत्य याद रहे चाहे ना रहे। कर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये बिल्कुल गलत कह दिया बच्चों। क्यों गलत कह दिया ना? जैसे अभी 2/3 कह दे, एक परिमेय संख्या है बच्चों। जब एक ही से गलती साबित हो जाए तो बाकी जो है कि बतियाने क्या जरूरत है कि 2/3 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो क्या ये पूर्णांक होगा? नहीं होगा, पूर्णांक बटा में होता ही नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये गलत है, यानी असत्य कथन हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा ये एग्जाम्पल था बच्चों, जिससे आपका जजमेंट भी हो गया और कुछ जानकारी भी मिल गई। अब इसी का जो अगला प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 2, उसको देखते हैं। वो भी तो कुछ ना कुछ सिखाएगा ही। अब क्या सिखाएगा देखिए आप लोग। देखिए, हमेशा आप लोग सीखते रहिए। जैसे आप लोग जानते हैं ना, जो जल ना ठहर जाता है वो गंदा हो जाता है, उसे कोई नहीं पूछता, और जो जल हमेशा बहती रहती है उसको बहुत पूछने वाले होते हैं। इसलिए आपको भी रुकना नहीं है। जैसे ये जो चैनल हमारा है ना आरके स्टडी पॉइंट, इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उसमें संस्कृत में लिखा गया है, तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसमें लिखा है ये बात। तो आप लोग याद रखिए, तब तक आपको नहीं रुकना है जब तक आपकी लक्ष्य मिल न जाए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है 1 और 2 के बीच की, 1 और 2 के बीच की 5 संख्याएं बताइए। 5 संख्याएं बताइए। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस बच्चों परिमेय संख्या कह रहा है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। वही बात हुई, परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, 1 और 2 के बीच अगर 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है तो बहुत मेथड है, बहुत मेथड आप किसी का भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। तो 1-2 मेथड मैं बताता हूं, आप लोग उसको याद कर लीजिए कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच की संख्या में निकालने, देखिए किसी के भी संख्या के बीच की आपको संख्या निकालनी है तो उस दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे 1-2 के बीच की संख्या निकालनी है तो 1-2 को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखे हल, तो लिखेंगे 1 और 2, 1 और 2 के बीच की संख्या, बीच की संख्या। तो इसके बीच की संख्या क्या होगी? 1 और 2 के बीच निकाल रहे हैं, इसी को जोड़ के 2 से भाग दे दिए, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/2। यानी 1 और 2 के बीच की संख्या आ गई 3/2। यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। 1 लेस देन 3/2 लेस देन 2, यानी 1 से बड़ा 2 से छोटा, बीच में है। अब लेकिन हमें तो 5 निकालनी है ना, तो 5 निकल जाएगा बच्चों। देखो यही काम बार बार करोगे, फिर से मन करे तो लिखो 1 और 3/2 के बीच की संख्या, 3/2 और 2 के बीच की संख्या। अब चाहो तो नहीं भी लिख के बना सकते हो। किस तरीके से? देखो इसके बीच की संख्या तुम्हें चाहिए, 1 और 3/2 के बीच की संख्या चाहिए ना, तो 1 और 3/2 को जोड़ दो। अरे मन करे तो रफ पे जोड़ रहे ऐसे, 1 + 3/2 और 2 से भाग दे दो। तो देखिए जोड़ने में भी जो है कि बहुत मेहनत नहीं करना, 2 करने 2 और 3 5, 5/2 और 2 से इसमें गुणा कर देंगे, यानी 5/4 हो गया। ये 1 लेस देन 5 ये जो है कि 4 हो गया। ये 3/2 के 1 और 3/2 के मध्य। अब 3/2 और 2 के मध्य निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? तो यही 2 दूना, यहाँ से देखिए 2 दूना 4 और 4 3 7, जैसे करेंगे 3/2 + 2/2,
तो 2 दूना 4 और 3 7, 7/2 हो जाएगा और 2 से नीचे में गुणा हो जाएगा, यानी 7/4 हो जाएगा। तो 7/4 ये 2 के मध्य हो। लेकिन बच्चों 1 2 के मध्य अभी 3 ही निकल पाया है, तो 2 और निकाल लीजिए, यहीं से निकालिए, यहाँ से आसान रहेगा। 4 का में 4 और 4 और 5 9, तो हो जाएगा 1 लेस देन 9 या 8 हो जाएगा। बच्चों ध्यान से समझना क्यों हो रहा है, यहाँ दिखा देते हैं। 1 आप 1 और 5/4 के बीच निकाल रहे हो, तो 4 का में 4 और 5, यहाँ से 9/4 हो जाएगा, लेकिन निचवा 2 से भाग दो तो इसमें 2 से भाग होगा, तो 2 चौके 8, तो 9/8 हो जाएगा। यानी 5/4 3/2 7/4। अब यहाँ से निकालते हैं 7/4 और 2 के मध्य वही 4 दूना यहाँ से 8 हो जाएगा, और 8 और 7 15 हो जाएगा। आइए नीचे से 4 दूना 8 हो जाएगा। तो देखना बच्चों 1 और 2 के मध्य 1 2 3 4 5 संख्याएं निकल चुकी है। तो आप यहाँ लैंग्वेज में लिख सकते हो 1 और 2 के बीच की 5 अभिष्ट संख्याएं निम्न है। कौन कौन है? तो 9/8 कभी कभी लिखते समय हो जाता है, 5/4 3/2 7/4 15/8, बस यही वो संख्याएं हैं। लेकिन अभी हम ट्रिक की बात कर रहे थे बच्चों, जैसे इससे भी आसान कोई ट्रिक है तो है, बिल्कुल ट्रिक है इससे आसान। जैसे देखिए आप निकालना चाह रहे हो 1 और 2 के मध्य, और वो भी परिमेय संख्या। तो देखिए जैसे यहाँ हम आपको बताते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यही तो है 1 और 2। तो इसी के बीच में आपको संख्याएं निकालनी है। तो देखिए 1.1 करोगे बच्चों, तो 1.1 भी तो इससे बड़ा है 1 से, और 2 से छोटा है, तो 1.1 भी एक, उसको बटा में बदल दीजिए, यदि 12/10 11/10 हो जाएगा। ये भी तो जो है कि 1 और 2 के मध्य होगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, और नहीं तो इसका एक काम कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, तब बना लेते हैं, तब भी हो जाएगा। जैसे एक ही सेम संख्या से गुणा करके बना लेंगे। अब जैसे कहने का अर्थ है, चाहे उसको रहने दीजिए, सबसे अच्छा मेथड यही है, इसलिए कि इसमें समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे जैसे प्रश्न आएगा उस हिसाब से हम लोग बनाते जाएंगे। चाहिए रहे तो कर भी सकते हैं, जैसे कैसे बाबू, तो यहाँ कर सकते हो, जिसे 1/6 कर सकते हो, चाहे 6/6 बच्चों अगर करोगे ना तब भी तो 1 होगा ना। यहाँ से अगर 12/6 करोगे तो ये 2 के बराबर ही तो होगा। इसका मतलब ये 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर है। तो 6/6 और 12/6 के एक ही है, तो इसके बीच की संख्या आपको निकालनी है। तो एक 6 का अगला 7/6 इसी के बीच में होगा, 8/6 इसी के बीच में होगा, 9/6 इसी के बीच में होगा, 10/6 इसी के बीच में होगा, 11/6 इसी के बीच में होगा। तो ये 5 संख्याएं हैं जो 1 और 2 के मध्य होंगे। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो बच्चे। तो ये भी मेथड कारीगर है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये बनाना पड़ेगा कि 6/6, ये 12/6, ये वाला सारी चीजें। तो सबसे अच्छा आप लोग इसको याद रखो, जोड़ना है, 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल। अब हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं बाबू। प्रश्नावली 1.1 है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके जा सकते हैं वहां पर और उसको देख सकते हैं।